गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना अगला चैप्टर है केदारनाथ अग्रवाल। इससे पहले हमने पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत और अब पढ़ रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल पद्य का चैप्टर। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। ये आधुनिक युग के कवि हैं। ये भी इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। पेशा यानी व्यवसाय से। इनका व्यवसाय क्या रहा है? वकील था ये। उनका तात्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। साहित्यिक यानी साहित्य से संबंधित जो आंदोलन हुए उनसे इनका गहरा लगाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। 11 में जन्मे थे और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आपका आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। इन्हें ये आपको अलग से नोट करना है। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो अगर आपको वाद पूछा जाएगा कि कौन से वाद के कवि माने जाते हैं, तो ये कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवादी। आधुनिक युग में ही आता है प्रगतिवाद। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है, मतलब मुख्य विषय है। मतलब सामान्य व्यक्ति के जीवन का संघर्ष और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इनकी कविताओं का मुख्य विषय है। इनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के यथार्थ का वर्णन किया है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, शब्दों की सुंदरता है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। मतलब गीत गाया जिस तरह से गाए जा सकते हैं इनके काव्य को। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। तो मुख्य रूप से इन्होंने कौन से जीवन के बारे में लिखा है? बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके दैनिक जीवन के बारे में, दैनिक यानी रोज के जीवन के बारे में, उनके खुलेपन के बारे में, मतलब खुले विचारों के बारे में, उनमें जो जोश है उसके बारे में उन्होंने अपनी कविताओं में भाव व्यक्त किए हैं। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आत्मीयता यानी अपनेपन के साथ वो इनको व्यक्त करते हैं। वही है, उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया है। लोक यानी जनता की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। आगे है पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग यानी प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम इनका गहरा व्यक्त हुआ। जिस प्रकार से पिछले चैप्टर में आपने सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा था, उसी प्रकार से इनका भी ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ पोएम इनकी आएगी, कविता आएगी। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। कौन सी जगह से लौट रहा है? चंद्रगहना नामक जगह से लौट रहा है। लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों से भी असाधारण सौंदर्य देखती है। मतलब साधारण चीज़ है उनमें भी वो क्या देख लेते हैं? असाधारण सुंदरता को देख लेते हैं और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती हैं। संवेदना, स्वयं की वेदना, उनकी समान वेदना। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। किसकी? प्रकृति और संस्कृति की एकता को इन्होंने व्यक्त किया है। शहरी विकास की तीव्र गति के बीच के लोग शहरों में जाने के लिए या शहरों का जो विकास हो रहा है उसके बीच में भी उन्होंने ग्रामीण जीवन की, गाँवों के जीवन को
सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। तो पोएम में आइए। पोएम का नाम है आपके चंद्रगहना से लौटती बेर। बेर यानी समय। देख आया चंद्रगहना। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान देख आया। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कह रहे हैं कि मैं खेत की दीवार पर, मेड़ पहले जो आपकी डोली बनी हुई रहती थी, दीवार बनी हुई रहती थी, खेत की दीवार पर कवि अकेले बैठे हैं और खेत के दृश्यों को देख रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? मेड़ पर, दीवार पर कवि बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और खेत के प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे हैं। एक बीते की बराबर यह हरा ठिगना चना। जो खेत है वह हरा भरा है, खेती से भरा हुआ है, पेड़ पौधों से भरा हुआ है। और उस समय जो प्राकृतिक दृश्य कवि देखते हैं उसके लिए बता रहे हैं कि एक बीते के बराबर, बीते के बराबर यानी छोटा सा, यह हरा ठिगना चना, ठिगना छोटे के लिए आएगा। एक बीते के बराबर यह हरा चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। मुरेठा यानी पगड़ी। मानवीकरण अलंकार आएगा इसमें, पूरी पोएम में आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य की तरह पौधों का वर्णन कवि कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि एक छोटा सा चना, हरा चना, अपने चने ने अपने सिर पर क्या पहन रखी है? पगड़ी पहन रखी है। और पगड़ी कौन से रंग की है? गुलाबी रंग की है। और वह पगड़ी पहनकर सज धज कर खड़ा है। अर्थात जो हरा चना है उस पर छोटा सा फूल आया हुआ है और वह फूल कौन से रंग का है? गुलाबी रंग का फूल उस पर आया है। वह एक पगड़ी पहने हुए व्यक्ति के समान लग रहा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। हटीली यानी जिद्दी। चने के पास में ही कौन उगी हुई है? अलसी का पेड़। जिद्दी अलसी का पेड़ उगा हुआ है, लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है। देह की पतली, कमर की लचीली। ये अलसी के गुण हैं भाई। जो अलसी है वो कैसी है? शरीर से पतली है। देह यानी शरीर, शरीर से पतली है और उसकी कमर भी कैसी है? लचीली है। नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसके कैसे फूल आए हुए हैं? नीले फूल उस पर आए हुए हैं। उसके सिर पर, उसके शीर्ष पर नीले फूल लगे हुए हैं। कर रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। कह रही है, अलसी क्या कह रही है भाई? अलसी कैसी है? उसकी कमर लचीली है, पतली है, हटीली है, जिद्दी है। और वह कह रही है, चने के पास में ही खड़ी है और वह कह रही है कि जो मुझे छू लेगा मैं उसको अपना दिल, अपना हृदय क्या कर दूंगी? दान में दे दूंगी। अर्थात मैं उससे प्रेम करने लगूंगी। इस प्रकार बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।